दिन में दोनों ही पॉजिटिव न्यूज फ्लोज और उसी का एक इम्पैक्ट है जो कि यहाँ पर स्टॉक मोमेंटम पे दिख रहा है। हमारे साथ हमारे टेक्निकल एनालिस्ट भी जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करते हैं। एक्सिस सिक्योरिटी से राजेश पालविया, कोटक सिक्योरिटी से श्रीकांत चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर। और राजेश, गुड आफ्टरनून। टू स्टार्ट विथ यू, बाजार आज सुबह से ही कई सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं जिसके चलते पॉजिटिविटी दिखाया जा रहा है और अब भी देखिए आखिरी 1 घंटे में भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मार्केट पर आपका रिएक्शन बताएं। गुड आफ्टरनून मानसी जी। तो बिल्कुल देखिए, मार्केट जिस तरीके से फ्राइडे को क्लोज हुए थे वहां से एक एंटिसिपेशन था कि मार्केट हायर साइड पे ट्रेड करते हुए दिखेंगे। सेम हमें देखने को मिल रहा है क्योंकि शॉर्ट कवरिंग फ्राइडे से ही इनिशिएट होते हुए दिखी थी मार्केट में। अब हमें लगता है जिस तरीके से आज मार्केट ने 16,500 इवन 16,600 के ऊपर अब यहाँ पे सस्टेन करते हुए दिख रहे हैं, तो आज काफी कुछ शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे बनते हुए दिखी। और जो एक कॉल राइटर्स ने जो अपनी पोजीशन 16,400 16,500 की स्ट्राइक पे बनाई थी वो भी कहीं ना कहीं अनवाइंड होते हुए दिख रही है और हायर स्ट्राइक 16,800 की तरफ यहाँ पे शिफ्ट होते हुए दिख रही है। तो ये जो एक आज का जो मूव बना है मार्केट में, इसमें कहीं ना कहीं 2-3 चीजें जो देखने को मिली है वो काफी पॉजिटिव है मार्केट को यहाँ से फर्दर अप मूव कंटिन्यू करने के लिए। एक तो 16,500 की स्ट्राइक पे जो कॉल राइटर्स थे वो एक बैकफुट पे आते हुए दिख रहे हैं, और जो दूसरे सेक्टर जो मेजर सेक्टर था आईटी सेक्टर, एक जहां पे काफी बड़ा करेक्शन था, एक ओवरसोल्ड जोन में था, वहां पे एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए दिख रहा है। तो ये जो दो चीजें आज के सेशन में देखने को मिल रही है, ये कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस देता है कि मार्केट यहाँ से मोमेंटम को कंटिन्यू रखते हुए दिख सकता है। और यहाँ पे हम अगर 16,500 550 के जोन को अब होल्ड रखते हैं तो नेक्स्ट अपवर्ड टारगेट हमें लगता है अब निफ्टी में जो आना चाहिए वो करीब 16,700 से लेके 16,800 तक की तेजी भी यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। जी, मैं तो आपसे यही पूछने वाली थी। थर्सडे को 16,200 आपने क्लोज करा, फिर 16,400 की बात हो रही थी, अब 16,600 तो आज आ गया, तो 16,800 क्या इस एक्सपायरी में ही आ जाएगा? तो देखिए, आपको फ्राइडे कहा था कि हम मंडे को बिल्कुल 16,400 के ऊपर मिलेंगे और वैसा ही होते हुए दिख रहा है। तो यस, हमें लग रहा है कि जिस तरीके से मोमेंटम बना है 16,800 हम इस वीकली एक्सपायरी तक एक बार बिल्कुल अटेम्प्ट करते हुए दिखेंगे, क्योंकि आज के जो डेटा बन रहे हैं वो काफी प्रॉमिसिंग है और हमें लगता है कि बिल्कुल उस ट्रेजेक्टरी तक मार्केट कंटिन्यू करते हुए दिखेगा ये अपवर्ड मोमेंटम इस वीकली एक्सपायरी में। बिल्कुल इस वीकली एक्सपायरी तक। अब श्रीकांत, आपका क्या व्यू रहेगा? हालांकि सिग्नल्स तो सारे पॉजिटिव ही हैं यहाँ पर, क्या क्लियर ब्लू स्काई जोन है 16,800 तक का आपके हिसाब से भी? इनफैक्ट निफ्टी के ओवरऑल फॉर्मेशन को देखें तो यहाँ पे एक जो मोमेंटम बना है वो ब्रॉड बेस है। काफी सारे सेक्टर्स में और स्टॉक्स में एक साथ तेजी बन रही है, और ऐसे फॉर्मेशन में मैंने देखा है कि हमेशा ही मार्केट अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को वापस रिटेस्ट करता है। 16,800 एक इंपॉर्टेंट डिसिसिव लेवल था जब मार्केट गिर रहा था, और 16,800 के बाद हमने एक बड़ी बिकवाली देखी थी। अब मार्केट उन्हीं लेवल्स को रिटेस्ट करते हुए बिल्कुल नजर आएगा। और ग्लोबल मार्केट्स की भी अगर बात करते हैं तो वहाँ पे भी अच्छी तेजी बनी है। तो एक ओवरऑल जो मोमेंटम है वो भी काफ़ी सपोर्टिव है, और इसी वजह से हमें लगता है कि अगर कोई भी करेक्शन अगर इस लेवल से अगर आती है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, अगर 16,600 से लेकर 550 के रेंज में अगर निफ्टी अगर वापस अगर करेक्ट अगर होती है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो वहाँ पे कुछ और एक पोजीशंस बनाई जा सकती है 16,500 के स्टॉप लॉस के साथ। हमें लगता है कि 16,850 के लेवल्स निफ्टी वापस दिखा सकता है। तो चलिए, ये पॉजिटिव न्यूज फ्लोज इसी तरह से बरकरार रहे, यही उम्मीद है। और तो फिर इस वीकली एक्सपायरी तक 16,800 तक के लेवल्स भी देखने के पूरे अनुमान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन चलिए, स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस अब समझते हैं। राजेश जी बताएं फिर इस तेजी भरे बाजार में स्टॉक्स कौन से हैं जो आप सुझा रहे हैं? तो मानसी जी देखिए, यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री पे हमारा फोकस है। जिस तरीके से रिलायंस इंडस्ट्री में अब यहाँ पे मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है, हमें लगता है कि अब यहाँ से ऑलरेडी रिलायंस ने कंट्रीब्यूट किया है इस रैली में, बट हमें लगता है कि अभी भी यहाँ से जिस तरीके के सेटअप बने, अब एक रेजिस्टेंस जोन को यहाँ पे पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है रिलायंस। हमें लगता है 2700 तक की अपसाइड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। रिलायंस पे बाय करने की सलाह है 2610 के स्टॉप लॉस से। जो दूसरा स्टॉक है वो है भारतीय एयरटेल का। हम इसको काफी बार लास्ट वीक में भी चर्चा हमने इस स्टॉक पे करी थी। हम यहाँ पे अभी रीट्रेड करेंगे अपना बुलिश व्यू यहाँ पे। हमें लगता है भारतीय एयरटेल में जिस तरीके से फॉर्मेशन हो रहे हैं, स्टॉक एक ब्रीफली 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करते हुए जरूर मिला था लास्ट वीक में, लेकिन वहां पे वॉल्यूम एक्शन एब्सेंट थे। अब वापस स्टॉक ने अपना 200 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है।
हमें लगता है भारतीय एयरटेल में यहाँ से एक अच्छा पोटेंशियल है, रिस्क टू रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भारतीय एयरटेल यहाँ पे बाय किया जा सकता है, जो कि फेवरेबल है। और 730 के टारगेट हमें लगता है इसमें आते हुए दिख सकते हैं 690 के स्टॉप लॉस से। और तीसरा सेक्टर जो हमें यहाँ पे प्रॉमिसिंग लग रहा है वो है ऑटोमोबाइल का, और उसमें टू व्हीलर स्पेस से हीरो मोटर पे हम यहाँ पे बाय देने की सलाह देंगे। ऑलरेडी हम लास्ट वीक टीवीएस और M&M पे तो ऑलरेडी बाय रिकमेंड किया था, लेकिन अब यहाँ पे हम हीरो मोटर को यहाँ पे फोकस में रखेंगे। जिस तरीके से ये स्टॉक में जो तेजी बनी है, स्टॉक अपने 50, 100, 200 डे मूविंग एवरेज को सरपास करके अब सस्टेन करते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है प्रीवियस स्विंग हाई जो थे स्टॉक के वहां तक के लिए तेजी कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो हीरो मोटर में हमें लगता है यहाँ से जो टारगेट आना चाहिए करीब 2860 तक की अपसाइड, जो कि इसके प्रीवियस स्विंग हाई थे, वहां तक ये तेजी कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो 2745 के स्टॉप लॉस से इस स्टॉक पे भी बाय करने की सलाह। ठीक है, ऑलराइट। तो सारी लार्ज कैप पे आज भी कॉल्स हैं राजेश की। श्रीकांत, आपकी क्या बेट्स होंगी? आप भी बैंकिंग या हेवी वेट्स ले रहे हैं? वैसे देखा जाए तो जितने भी लार्ज कैप स्टॉक्स है वो काफी चल चुके हैं और अपनी स्टॉप लॉस से दूर है। तो मैं उन कुछ अलग स्टॉक्स के साथ जाना चाहूंगा कि जहां पे स्टॉप लॉस और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। हमें लगता है कि BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स के ऊपर एक अच्छा लॉन्ग ट्रेंड बन सकता है। 51-52 के करीब अभी मिल रहा है ये स्टॉक, 52 रुपए के करीब है। बिल्कुल इसे लॉन्ग करके चले, 50 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। हमें लगता है कि इसमें हायर बॉटम की एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बन रही है और स्टॉक वापस एक बार 55 से लेकर 56 के लेवल्स दिखा सकता है। तो BHEL को लॉन्ग करके चले करंट लेवल से। साथ ही साथ हमें लगता है कि अगर फाइनेंशियल्स में अगर फोकस करना है तो यहाँ पे कैनरा बैंक में काफी अच्छा फॉर्मेशन बन रहा है, 207 रुपए के करीब आ चुका है। लेकिन अगर ब्रॉडर फॉर्मेशन को देखें तो हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस एक बार 215 से लेकर 220 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से कैनरा बैंक को भी लॉन्ग करके चले, स्टॉप लॉस रखे 204 रुपए का और टारगेट्स रखे 215 रुपए के। बहुत ही शानदार। अभी PSU बैंक से बारे में बात कर लेते हैं। दो एरिया से मैं बात करना चाहूंगा आप दोनों से, कि एक बैंक्स जो श्रीकांत जी बात कर रहे थे और एक ऑटोज जो राजेश कर रहे थे। बट पहले चलो राजेश के पास जाते हैं। राजेश, हमने 3-4 हफ्तों से हम ऑटोज में काफी लोगों को ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं और ऑटो में देखिए क्या सॉलिड कमेंट्री आई है आज M&M की। मैं आपको 2 मिनट के लिए सुन। ओके, खुश भी आ गए हमारे साथ। खुश, हाय, अभी आते हैं आपके पास 2 ही मिनट में। M&M की कमेंट्री आज बता रही है कि 18% का ROE और 18 से 20% का प्रॉफिट ग्रोथ, ये ही एक फोकस एरिया है और 1000 रुपए के ऊपर आज का भाव चला गया। मुझे याद है राजेश पहले भी कोई तो हमारे पैनलिस्ट, हाँ शायद राजेश ही बता रहे थे M&M। बट एक M&M पे आपको मुझे वो चाहिए कॉल आपकी, और दूसरी अशोक लेलैंड, क्योंकि मुझे लगता है कि अब नेक्स्ट अशोक लेलैंड का नंबर लग सकता है, क्योंकि इस बार बहुत जबरदस्त मार्जिन एक्सपेंशन हुआ था। जब जहां पे मार्केट देख रहा है कि मैनेजमेंट अच्छी कमेंट्री करके अपने प्रोमिसेस को पूरा कर रहा है, वो रिवॉर्ड हो रहे हैं स्टॉक्स, और M&M ऐसा केस इन पॉइंट है। तो इन दोनों के चार्ट से जरा देख के बताइए। हमने वैल्यूएशन भी दिखाया अपने व्यूअर्स को, तो बहुत अपने पीक वैल्यूएशन से बहुत नीचे है अभी ये। राजेश? तो अजय जी देखिए, हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था और हमने क्लियरली मेंशन किया था कि 1000 रुपए के ऊपर तक के टारगेट M&M में बिल्कुल आते हुए दिखेंगे और हमारा टारगेट जो है वो करीब 1040, 1050 तक का है। तो ये तो काफी बड़ा ब्रेकआउट M&M में आज होते हुए मिला है, तो ये मोमेंटम हमें लगता है और यहाँ से पिकअप होते हुए दिखेगा, क्योंकि अब यहाँ पे नंबर का भी पुश यहाँ पे मिलते हुए दिख रहा है स्टॉक को। तो जिनके पास भी पोजीशन है अब यहाँ पे होल्ड रखें और यहाँ पे स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 960 के आसपास ले आए और अपसाइड के टारगेट 1040, 1050 तक आते हुए दिख सकते हैं। अशोक लेलैंड की अगर हम बात करें तो ये स्टॉक में भी अगर देखें तो जिस तरीके से स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में जो तेजी बनी है, अब स्टॉक एक अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है। 140 से लेके 145 ये एक जो दायरा है ये काफी अहम है इस स्टॉक को यहाँ से फर्दर अप मूव को कंटिन्यू करने के लिए। हमें लगता है जैसे ही स्टॉक में 145 का जोन क्रॉस होगा तो एक अच्छा बड़ा मूव बहुत जल्द देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक मल्टीपल टाइम स्टॉक ने यहाँ तक इसी जोन से हर बार यहाँ पे सप्लाई प्रेशर फेस करते हुए देखने को मिला। लेकिन इस बार जिस तरीके की तेजी यहाँ पे बनते हुए दिख रही है, हमें लगता है कि अभी जैसे ही 145 का लेवल क्रॉस होगा तो 160 तक की अपसाइड भी ये स्टॉक में आते हुए दिखेगी, क्योंकि मोमेंटम तो पूरे सेक्टर में ऑलरेडी बना हुआ है। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं ये स्टॉक को बिल्कुल बाय एंड एक्यूमुलेट करना चाहिए इस जोन में। 132 के आसपास स्टॉप लॉस रखे, पोजिशनल टारगेट 155, 160 तक हमें लगता है इसमें आते हुए दिख सकते हैं। TUV 400 होगा जो बेसिकली XUV 400 होगा जो
हम लॉन्च करेंगे अगले 2-3-4 क्वार्टर में। हमारी जो ओवरऑल ईवी स्ट्रैटेजी है जो अनवेल होगी अगस्त 15 को, दैट इज़ द प्लान। तो जुलाई अगस्त में ये प्लान है कि हम पूरी स्ट्रैटेजी बताएं, इंक्लूडिंग जो आइस कन्वर्टेड व्हीकल्स है जो इंटरनल कंबशन को कन्वर्ट करेंगे जो हमारी एग्जिस्टिंग मॉडल्स है, प्लस जो बॉर्न ईवी स्ट्रैटेजी है हमारी की पूरी तरह से डिज़ाइंड फॉर ईवी, वो व्हीकल रेंज पे भी हम फोकस करेंगे। तो अगर अगले 2-3 साल देखें तो हमारी जो स्ट्रैटेजी अराउंड ईवी बहुत इट्स वेल इन प्लेस और उस पर हम एग्जीक्यूट करेंगे। अगर आप मार्केट को देखें तो हालांकि देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट एज अ परसेंटेज जो है ईवी अभी भी काफ़ी स्मॉल है। हमारा व्यू है कि जो 2026-2027 में मे बी 10 से 20% ईवी पेनिट्रेशन होगी। तो वी आर रेडिंग आवरसेल्फ कि वो उस प्लान के मुताबिक चल रहे हैं और उसी प्लान के बेसिस पे जो हमने स्ट्रैटेजी बनाई है उसमें ईवी इन्वेस्टमेंट्स भी है। जो पहले मॉडल्स आएंगे वो 3-4 क्वार्टर में आना चालू करेंगे और उसके बाद कंटिन्यूसली एक स्ट्रीम ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे इन द ईवी रेंज। देखिए प्रियंका, इनफैक्ट चलिए प्रियंका आपको याद दिला दूं मैं कि सुबह किसने पिज्जा पार्टी करवाई थी हमारे और वो किसने कराई थी? कुश ने। कुश देखिए पिज्जा पार्टी तो करा दी हमने, जुबिलेंट देख लीजिए 10% ऊपर हो गया है कि नहीं? So that means no invitation extended. देखिए एमटीएम आ गया ना तो समझ लिए पिज्जा पार्टी हो गई नहीं मजाक कर रहे हैं, बिल्कुल होनी चाहिए पार्टी तो ऑफ कोर्स। कुछ क्या लग रहा है बाजार 16,800 तो 700 तो आ ही गया, अभी क्या लग रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड्स बन रहे हैं? जी हाँ, फर्स्ट ऑफ थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो अजय। आई थिंक मैं मेरा स्टेटमेंट करेक्ट कर दूं, मैंने कहा था निकुंज ने पिज्जा पार्टी कहा था, बट नाउ दैट वोंट कट गिवन द कंसिस्टेंसी विद मार्केट्स आर परफॉर्मिंग और आपको अवार्ड्स मिल रहे हैं, सो पिज्जा वोंट कट इट एनी मोर। कुछ और करेंगे बड़ा जी हाँ, देखिए मार्केट्स में पहली लक्ष्मण रेखा जो थी वो बहुत ही कंफर्टेबली क्रॉस कर ली है, विच इज 16,400। अब अगला जो लिटमस टेस्ट है मार्केट का वो 16,800 पे रहेगा। मैं जो साथ में पैनलिस्ट हैं उनको भी सुन रहा था, वो भी एग्जैक्टली यही चीज कह रहे थे कि 16,800 का जो लेवल है दैट इज समथिंग दैट विल डिसाइड कि जो ट्रेंड है वो पॉजिटिवली टर्न हुआ है या एक बस एक बाउंस बैक रैली है। अगर मैं इसे क्लब करूं ऑप्शंस डेटा से तो हमने कहीं ना कहीं मार्केट को ये ऑलरेडी भापते हुए देख लिया है, क्योंकि 16,700 पे काफी अच्छा कॉल बेस बन रहा है। ऑन द लोअर साइड 16,500 एंड 16,300 ये दो नंबर्स है जहां पे पुट बेस बन रहा है। सो हो सकता है कि मार्केट शायद 1-2 दिन इस टाइम इस रेंज में थोड़ा टाइम स्पेंड करे बिफोर मेकिंग एन अप मूव। बायस यहाँ पे पॉजिटिव ही है। यूएस मार्केट इफ आई एम नॉट मिस्टेकन आज शट है, तो वो हैंगओवर है नहीं जिसके चलते निफ्टी रिएक्ट कर रहा है। कल गैप डाउन का इतना कोई टेंशन नहीं होगा, क्योंकि ग्लोबल संकेत एटलीस्ट डाउ जोन्स से तो नहीं आएंगे, यूएस मार्केट से तो नहीं आएंगे, तो पॉजिटिविटी बनी रहेगी। लेकिन इंडेक्स के अलावा बाकी जो स्टॉक्स हैं इन पे ज्यादा ध्यान रखिए। निफ्टी ने काफी कर लिया है, बैंक निफ्टी ने अपना मेंटल हैंडओवर कर दिया है टू आईटी, व्हिच इज अ वेरी गुड साइन एक्चुअली। एक अच्छा बेस बना के निफ्टी को एक लेवल पे लाके हैंडेड ओवर द मेंटल टू द आईटी स्टॉक्स नाउ। बैंक निफ्टी, आईटी और एज आई सेड द आइसिंग ऑन द केक इज रिलायंस। जब ये तीनों चलेंगे तो हम कन्विंसिंगली 17,000 के ऊपर ट्रेड कर पाएंगे। इंडिसेस फॉर नाउ मे हैव हिट देयर रेजिस्टेंस लेवल्स और मे बी क्लोज टू देम। स्टॉक्स में काफी सारा एक्शन अभी भी है। कुश, वैसे हम आपका आईटी क्रेज तो जानते हैं, आईटी स्पेसिफिक स्टॉक्स लगातार आप देते रहते हैं, जुबिलेंट फूड पर भी नजरिया बताया, लेकिन अभी आज के लिए स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस कौन से ले रहे हैं वो भी बताइए। जी बिल्कुल, देखिए आज के जो मेरे दो स्टॉक्स हैं उनमें से एक बहुत ही ज्यादा बीटन डाउन है लेकिन फिर भी ट्रेडर और इन्वेस्टर फेवरेट रहा है, विच इज टाइटन। इसमें जो शार्प फॉल आई थी ये कहीं ना कहीं एक बेस बना के टर्न अराउंड होता हुआ हमने स्टॉक में देखा है। एक कंसोलिडेशन सा चल रहा था स्टॉक में पिछले कुछ दिनों से, लेकिन आज का जो मूवमेंट है वो एक ब्रेकआउट दे रहा है, जिसने ना कि इसे अपने 20 डे मूविंग एवरेज, इवन इसके 200 डे मूविंग एवरेज के पास लाके खड़ा कर दिया है। जो इसके इंडिकेटर्स यहाँ से पॉजिटिव टर्न हो रहे हैं, दर्शा रहे हैं कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है आने वाले कुछ दिनों के लिए। तो टाइटन विल बी माय पिक इवन फ्रॉम दीस लेवल्स। 2320 का यहाँ पे टारगेट लेके चल सकते हैं। 2200 जो इसके लिए पहले बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे लेवल एक्ट कर रहा था, ये अब इसके लिए एक सपोर्ट बन जाएगा। सो दैट कुड बी योर स्टॉप लॉस। द अदर स्टॉक जिसमें हमने इतना ज्यादा फॉल नहीं देखा और जब बाउंस आया है तो इट्स रिज्यूम्ड इट्स अप ट्रेंड, इज केईआई इंडस्ट्रीज। देखिए इतने बड़े फॉल में भी कहीं ना कहीं स्टॉक में इतनी स्ट्रेंथ थी कि अपने 200 डे मूविंग के पास में भी नहीं गया, बहुत ही कंफर्टेबली उसके ऊपर ट्रेड कर रहा था। पिछले 2 सेशन से जो इसमें हमने अप ट्रेंड देखा है वो इसके 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर लाके स्टॉक को खड़ा कर दिया है, उसके ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है।
अब व्यू है कि 1300 का जो इसका प्रीवियस हाई था वो टेकआउट हो सकता है, लेकिन अगर कोई एटलीस्ट इमीडिएट बेसिस पे चाहें तो उस टारगेट्स के लिए स्टॉक को प्ले कर सकते हैं। यहाँ जो स्टॉप लॉस रहेगा ये 1190 का रहेगा। ऑलराइट, ठीक है। इस बीच बिल्कुल, तो ये कुछ कॉल्स रहेंगे। इस बीच डिक्सन टेक के भी रिजल्ट्स आए हैं, वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर पैट तो बड़ा है, लेकिन स्टॉक रिएक्ट कर रहा है। 9% पे था स्टॉक और अभी फिलहाल 8% पे। कमेंट्री भी लेकर आएंगे इसकी कि क्या कहा है मैनेजमेंट ने, लेकिन इस बीच श्रीकांत आपसे एक बार समझ लेते हैं कि किस तरह से आपका आईटी पे व्यू बन रहा है। आईटी पैक पे जब हम पिछले हफ्ते से हालांकि बात कर रहे थे, हमने वैल्यूएशन की बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफिक्स भी क्रिएट किए, अगर हमारे डायरेक्टर सब लेकर आए उन्हें, कि अगर आप फॉरवर्ड पी और अभी करंट पी की अगर कंपैरिजन करें ना इनकी, तो बहुत सारे स्टॉक्स अट्रैक्टिव होते हैं। एचसीएल टेक जैसे इस लिस्ट को टॉप करता है। आपकी कहाँ होगी टॉप प्रेफर्ड पिक्स? बिल्कुल, इनफैक्ट आईटी इंडेक्स अगर काफी क्लोजली अगर देखें तो 40,000 के करीब था और वहां से गिरते गिरते लगातार वो 27,000 के करीब आ गया था। अगर स्टॉक्स के वैल्यूएशंस की अगर बात करें तो वो 22-23 के मल्टीपल्स पे आ गए थे, जो काफी अट्रैक्टिव था। और इसी वजह से हमें लगता है कि जैसे ही मार्केट ने एक रफ्तार पकड़ी है या तो एक पुल बैक दिखाया है, तो वैल्यू बाइंग स्टार्ट हो गई और इसी वजह से काफी सारे स्टॉक्स में हम एक साथ बाइंग देख रहे हैं। हमें लगता है कि जो आईटी इंडेक्स है वो कम से कम यहाँ से वापस एक बार 32,000 के लेवल्स दिखा सकता है, जो लगभग 10% की एक तेजी हो सकती है करंट लेवल से। और साथ ही साथ अगर स्टॉक्स की अगर बात करें तो हमें लगता है कि नो डाउट इन्फोसिस को करंट लेवल से भी लॉन्ग किया जा सकता है। 1520 के करीब ट्रेड कर रहा है, काफी अच्छा करेक्टेड स्टॉक है और अगर पुल बैक करता है तो हमें लगता है कि वापस एक बार ये 1600 से लेकर 1650 के लेवल्स रीटेस्ट कर सकता है। वहां पे इसने सबसे ज्यादा वक्त निकाला था, तो इन्फोसिस को बिल्कुल लॉन्ग करके चले। और साथ ही साथ एक टीसीएस है। देखिए, सबसे पहले अगर मार्केट में अगर ये पुल बैक है तो ये पुल बैक जहां पे भी एंड होगा उसके बाद जो रैली चालू होगी उसमें शायद मिड कैप स्टॉक्स और जोर से चलेंगे। तो सबसे पहले हमें लार्ज कैप स्टॉक्स पे फोकस करना है, हम इन्फोसिस को खरीदेंगे और साथ ही साथ हमें लगता है कि टीसीएस पे भी हमें फोकस करना है जो 3370-80 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हमें लगता है कि ये स्टॉक कंफर्टेबली 3500 के लेवल्स दिखा सकता है। तो टीसीएस और इन्फोसिस को करंट लेवल से लॉन्ग करके चले। राइट, एक मिनट के लिए वापस डिक्सन पे जाते हैं, राजेश के साथ डिक्सन पे डिस्कस करते हैं। स्टॉक 9% ऊपर है। डायरेक्टर साहब, सबसे पहले लास्ट 6 महीने का ग्राफ लेके आइए डिक्सन का, व्यूअर्स को बताना जरूरी, क्यों 10 का रिएक्शन हो सकता है यहाँ से भी चलता रहे। इसके रिजल्ट्स, जो पिछले वाला रिजल्ट था वो काफी गड़बड़ आया था, लोगों को लगा गाइडेंस कट ना कर दे, क्या बिजनेस का कारोबार ग्रोथ उतनी रह पाएगी या नहीं। ये देखिए 6 महीने में 6000 वाला नीचे में करीब 3300-3400 रुपए गया, वहां से रिबाउंड आया है आज। और रीजन ये है कि 50% की ग्रोथ एबिटा में, 40-50% की 45% की ग्रोथ टॉप लाइन में आई है। तो ग्रोथ का जो पॉइंट था कि शायद ग्रोथ धीमी पड़ रही है, वो बाजार को उसका जवाब मिल गया। देखिए 44% ग्रोथ आपको प्रॉफिट में आई है। राजेश, डिक्सन के चार्ट्स देख के बताएंगे, वॉल्यूम लेड है ये अपमूव क्या जारी रह सकता है? अजय जी बिल्कुल, देखिए एक ओवरसोल्ड जोन से लास्ट 2 वीक से स्टॉक को देखें तो एक डोजी फॉर्मेशन होते हुए दिख रहे थे और आज वो ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है। ये रिएक्शन जो मिला है नंबर्स, हमें लगता है जिस तरीके का रिएक्शन अब यहाँ पे स्टॉक में आया विद वॉल्यूम, अगर ये स्टॉक अब कंटिन्यू रहता है करीब 3600 के ऊपर अगर कंटिन्यू रखता है अपने आप को, नेक्स्ट टारगेट तो हमें लगता है आना चाहिए करीब 3900 तक की अपसाइड यहाँ पे इसी अपमूव में कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो 2 वीक के कंसोलिडेशन के बाद एक पहला रिवर्सल यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। हमें लगता है 3600 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड की जा सकती है। 3900 का फर्स्ट टारगेट है, अगर वो लेवल सरपास होते हैं तो 4100 तक की भी अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। तो डिक्सन पे बाय करने की सलाह है 3600 के स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस लगाएं, खरीदारी के मौके यहाँ पर अब भी बनते हुए दिख रहे हैं। नतीजे जो हैं काफी अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। ऑन द फेस ऑफ इट नंबर्स, मुनाफा और आय कंपनी की बड़ी है, जिसके चलते यहाँ पर स्टॉक में रिएक्शन अच्छे नतीजों के दम पर नजर आ रहा है। श्रीकांत, आपकी राय जानना चाहूंगी, फाइन ऑर्गेनिक्स पर स्टॉक काफी अच्छे से रिएक्ट आज करता हुआ दिखा है, अपमूव्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं और इसकी बड़ी वजह है कंपनी के मजबूत नतीजे। हर लिहाज से नंबर्स काफी पॉजिटिव आते हुए दिखे। अब भी अगर हम देखेंगे 9% के अपमूव्स 4483 के लेवल्स फाइन ऑर्गेनिक्स पर, आपकी राय क्या होगी? बिल्कुल, तो इनफैक्ट फाइन ऑर्गेनिक्स में एक कंसिस्टेंट और एक सस्टेन तेजी हमने देखी है और इतने अच्छे पैटर्न के साथ अगर स्टॉक चल रहा है जिसमें एक ग्रेजुअल एक्टिविटी है, कोई यूफोरिक सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। 10% के अंदर एक रेंज बना के हमेशा ये एक हायर टॉप हायर बॉटम की सीरीज बना रहा है। ये काफ़ी अच्छा और हेल्दी फॉर्मेशन है और अगर देखें तो कल के दिन में काफ़ी
आज के दिन में काफी बड़े वॉल्यूम्स भी हुए हैं। हमें लगता है कि 4700 के लेवल्स को क्रॉस करने के बाद ये वापस 5000 के लेवल्स दिखा सकता है, और जो बॉटम अभी 4100 के करीब का है वो शायद 4300 से लेकर 4400 के करीब मूव कर सकता है। तो करंट लेवल से हमें लगता है कि 4400 4450 के करीब ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। इसी लेवल से इसे लॉन्ग करके चले, या तो कोई भी करेक्शन अगर आता है तो इसे लॉन्ग करके चले। हमें लगता है कि इवेंचुअली स्टॉक 5000 के लेवल्स दिखा सकता है। ऑलराइट, ठीक है, बिल्कुल। तो ये एक मूव है, क्योंकि ये डिक्सन और साथ ही आज 4:30 बजे एनालिस्ट कॉल होगी डिक्सन की भी, इन्फो एज की भी, तो वहाँ जो नंबर्स के बाद जो एनालिस्ट मीट से निकल कर आएगा, ज़ाहिर तौर पर कमेंट्री पे वो ज़रूर हम कल एम्फेसाइज करेंगे। लेकिन बाजार को कुछ तो पसंद आ रहा है उस कमेंट्री में। क्या आप लगातार देख रहे हैं डिक्सन टेक अपने उस मोमेंटम को सस्टेन कर रहा है, 9%, 8.5% लगभग। राइट अभी एक और चीज डिस्कस करना जरूरी है, अब वो है जोमेटो। जोमेटो का जरा ग्राफ लेके आइए। इनफैक्ट वही नहीं, जोमेटो, पीबी इन्फोटेक, नाइका। जोमेटो 9% ऊपर है, नाइका लेके आइए, पीबी इन्फोटेक लेके आइए, डिलीवरी भी लेके आइए, हालांकि वो ज्यादा रिसेंट लिस्टेड है। ओके, पीबी इन्फोटेक 1% ऊपर है, नाइका 4% ऊपर है, और डिलीवरी लेके आइए डॉक्टर साहब। हालांकि इनके ग्राफ्स काफी छोटे होंगे क्योंकि लिस्टिंग की हिस्ट्री बहुत कम है, लेकिन एक मैटर पर जरूरी है बात करना। एक तो वैल्यूएशन, राजेश आप बताइए। दूसरा ये कि हमने आज इनफैक्ट लास्ट 2-4 दिन से हम जब भी किसी बड़ी स्टार्टअप लिस्टेड कंपनी से बात करते हैं, हम उनसे इस बारे में पूछ रहे हैं कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी का प्लान क्या है। क्या आप एक अग्रेसिव ग्रोथ ही केवल आप परस्यू करेंगे, या फिर आप ये भी चाहेंगे कि कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर भी पकड़ आए, कहीं ना कहीं कॉस्ट भी एक पकड़ में आए। आप इनके चार्ट जरा देख के बताइए। तब तक मैं आपको सुनवाता हूं कि नाइका की हेड फाल्गुनी नायर ने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या कहा। और ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि ये बाकी सारी कंज्यूमर टेक कंपनीज में रिलेटिवली अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर ज्यादा मजबूत पकड़ बनाए हुए। आइए सुनते हैं। मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा फाल्गुनी, आपने अपनी कंपनी हमेशा से कॉस्ट और प्रॉफिटेबिलिटी कॉन्शियस कंपनी बनाई है, उस समय भी जब बाकी दूसरे स्टार्टअप सिर्फ एक बहुत ही अग्रेसिव ग्रोथ उनकी अपनी प्रायोरिटी रखती थी, तो आपने एक बैलेंस रखा। अब हम देख रहे हैं कि एनवायरनमेंट ने बहुत सारे कंपनीज को प्रॉफिटेबिलिटी और कॉस्ट कॉन्शियसनेस की तरफ रीथिंक करने का फोर्स किया एक तरह से एनवायरनमेंट ने। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आपने अपनी कंपनी में किस तरह का कल्चर बनाया है, टॉप लीडरशिप कैसे ग्रोथ एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी और कॉस्ट कॉन्शियसनेस को बैलेंस करके कंपनी को स्केल कर रही है, इसके बारे में अगर कुछ आप बताएं। हाँ, इट्स अ वेरी नाइस एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, थैंक यू फॉर आस्किंग। तो हमारी कंपनी, हम कहते हैं कि हम डेटा बेस अप्रोच लेते हैं हर चीज का। तो हर चीज का डेटा होता है इन टर्म्स ऑफ के अपर फनल से लोअर फनल तक कस्टमर, कितने कस्टमर हैं, हम कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। सो देयर आर वेरी ऑफन वी चेंज, हम अपना पैसा विजिट के बदले कन्वर्जन पे डालेंगे। सो समटाइम्स व्हेन पीपल आस्क पर कन्वर्जन अच्छे हैं, ऑर्डर्स अच्छे हैं, पर विजिट क्यों डाउन है? विजिट डाउन है क्योंकि हमने कॉन्शियस एफर्ट किया था टू फोकस ऑन अ सर्टेन स्ट्रेटजी फॉर मार्केटिंग। तो पूरी कंपनी में नॉट जस्ट मी बट ऑलमोस्ट 200-300 पीपल ये लैंग्वेज बोलते हैं। उनको सबको ये पूरा ऑप्टिमाइजेशन पता है कि फ्रॉम फनल में कैसे ऑप्टिमाइज करना है। दूसरा तो है, हम उसको कहते हैं उसके बाद यूनिट इकोनॉमिक्स। तो हम हर चीज को मेजर करते हैं कि हमारी नेट जीएमवी क्या है, नेट सेल्स वैल्यू क्या है, रेवेन्यू क्या है, क्योंकि ब्यूटी में हम सेल्स का रेवेन्यू बोलते हैं, बट इन फैक्ट। चलिए, तो नायका की फाल्गुनी नायर से हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की और इस बातचीत में उन्होंने अपने प्लान्स को लेकर और साथ ही ग्रोथ पर्सपेक्टिव को लेकर विस्तार से हमें यहाँ पर आउटलुक बताया। राजेश जी बताएं, नायका के स्टॉक प्राइस में जिस तरह से मूवमेंट नजर आ रही है, इनफैक्ट इस स्पेस में ही जिस तरह के एक्शन हम देख रहे हैं, करीब 3-3.5% की बढ़त पर 1398 के लेवल पर, नायका पर आपकी राय क्या होगी? तो मानसी जी देखिए, काफी बड़ा करेक्शन स्टॉक में होते हुए देखने को मिला है। ऑलमोस्ट स्टॉक अपने जो टॉप बने थे वहां से ऑलमोस्ट आधी प्राइस पे अब यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। अभी भी यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टॉक में जो रिवर्सल जरूर बना है, तो स्टॉक में जो प्रीवियस स्विंग लो बने थे फरवरी 22 में, वही लेवल से एक बार वापस ने वो लो को रिटेस्ट करके एक पुल बैक का ट्रेड जरूर बनाया है। अब यहाँ पे जो ये डबल बॉटम तो बना है, लेकिन इसका कंफर्मेशन रिवर्सल का जब होगा, जब ये स्टॉक
अपने आप को 1500 रुपए के ऊपर क्रॉस करने में कामयाब होगा। अगर ये 1500-1520 की रेंज को क्रॉस करेगा तो कहीं ना कहीं एक ये डबल बॉटम फॉर्मेशन के कंफर्मेशन चार्ट पे आते हुए दिखेंगे और फिर हमें लगता है कि यहाँ से स्टॉक में एक अच्छा अपमूव कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। तो अभी टाइम बीइंग के हिसाब से हमें लगता है कि जिस तरीके के लोअर साइड पे जो बॉटम बने हैं वो लेवल के आसपास हमें करीब 1320 के आसपास का एक स्टॉप लॉस ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे रखा जा सकता है और वो स्टॉप लॉस को होल्ड करके यहाँ पे अपसाइड के टारगेट जो लगता है हमें 1500-1520 वहां पे इसको वापस से रिव्यू करना चाहिए। तो नायका पे तो ये व्यू है। जोमेटो की अगर हम बात करें तो जोमेटो में जरूर वीकली सेटअप के हिसाब से लास्ट 3 वीक से जो सेलिंग प्रेशर था कहीं ना कहीं अरेस्ट होते हुए दिख रहा है और एक यहाँ पे हमें लगता है सप्लाई को मार्केट कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब होते हुए दिख रही है। ये स्टॉक में जो रिवर्सल बना है वीकली सेटअप के हिसाब से हमें लगता है मोमेंटम 80 रुपए की तरफ आते हुए दिख सकता है स्टॉक में। तो जिनके पास भी पोजीशन है जोमेटो में वो यहाँ पे पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखें करीब 66 रुपीज के आसपास। सो दोनों ही न्यू एज स्टॉक में आप बाइंग हो भी रही है और रिकमेंडेशन में बुलिश की आ रही है। बिल्कुल राजेश, आपसे और भी स्टॉक रिकमेंडेशंस लेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ अंजन चैटर्जी हैं, चेयरमैन एंड एमडी स्पेशलिटी रेस्टोरेंट के। आज स्पेशलिटी रेस्टोरेंट के स्टॉक को भी देखते हैं। आज स्टॉक में आप थोड़ा प्रेशर देख रहे हैं, क्या वजह है? रिजल्ट्स आए हैं, नंबर्स में ऐसा क्या मिसिंग रहा है कि जिसकी वजह से स्टॉक रिएक्ट कर रहा है? मिस्टर चैटर्जी, वेलकम टू ईटी नाउ स्वदेश, स्वागत है आपका। हमने देखा थोड़ा एबिटा पे प्रेशर तो है, नेट प्रॉफिट भी गिरा है, इसकी बड़ी वजह क्या है? देखिए, अगर आप क्वार्टर कंपेयर कर रही हैं तो डेफिनेटली हुआ है, बिकॉज आप जानते हैं ये क्वार्टर ओमिक्रॉन का क्वार्टर था। सो देयर वाज एवरीथिंग वाज वॉश्ड आउट। दिसंबर से ही प्रेशर रहा, जनवरी पूरा वॉश्ड आउट रहा, फरवरी में जाके थोड़ा बहुत हमने लोगों को का आना देखा, फिर इट टुक टाइम टिल द मंथ ऑफ मार्च। अगर आप ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स देखें, आई थिंक वी हैव डन एक्सेप्शनली वेल इन स्पाइट ऑफ द पैंडेमिक। और अभी आने वाले वक्त पे जो हमने स्टेप्स लिए हैं, हमारे पैंडेमिक के टाइम पर जो हमारी शिक्षा हुई है, मेनलैंड चाइना, वो कैलकाटा, सिगरी, ग्लोबल ग्रिल, स्वीट बंगाल, जितने भी हमारे ब्रांड्स हैं उसमें हमने ये देखा है कि आने वाले वक्त में हमने इसको राइट साइजिंग की है और वी हैव डिसाइडेड दैट वी विल डू अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रिक एंड मॉर्टर एंड क्लाउड किचन्स। तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स है, पावर ब्रांड्स है, वी आर अ डेट फ्री कंपनी, एक्सपेंशन भी होगा, बट वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट ऑफ द फैक्ट दैट सर्वाइव कर गए इस वक्त हम लोग, और सर्वाइवल में भी हमने प्रॉफिटेबिलिटी की है। तो वी आर वेरी हैप्पी एंड वी आर एक्सट्रीमली बुलिश अबाउट द फ्यूचर। बिल्कुल। साथ ही अगर आपके रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें, ऑफकोर्स आप बता रहे हैं कि पिछले क्वार्टर आपको क्योंकि ओमिक्रॉन फेज था उसका एक इम्पैक्ट जरूर दिखा, लेकिन आप डिलीवरी डाइन इन दोनों खुलते हुए दिखे हैं। अब आप बताइए आपके रेवेन्यू ब्रेकअप इन दोनों में किस तरह से बटे हुए हैं? देखिए, अराउंड 34% डिलीवरी का है और बाकी हमारे डाइनिंग का है, और आने वाले वक्त में ये डिलीवरी जो है थोड़ी बढ़ेगी बिकॉज क्लाउड किचन हमारे बढ़ रहे हैं। सो ऑब्वियसली डिलीवरी का जो मॉडल है वो बहुत ही इकोनॉमिकली इजी है, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत लो होता है, मैन पावर कॉस्ट कम होता है, और सिर्फ एग्रीगेटर का कमीशन है, एक्सेप्टिंग दैट ओनली फूड कॉस्ट है। तो ये जो है हमको बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी हमें दिख रही है। हमने कुछ क्लाउड के ब्रांड्स भी लॉन्च की है, जैसे हाका जो स्लाइटली मिडल ऑफ द मार्केट और स्लाइटली बॉटम ऑफ द पिरामिड, तो वो बहुत अच्छा कर रहा है। दैट्स बिकम अ फेयरली लार्ज ब्रांड, वी लुकिंग एट ऑलमोस्ट 1 crore ऑफ रेवेन्यूज देयर, वेरी गुड बॉटम लाइन्स, प्लस हमारे जो मेनलैंड चाइना के किचन विद इन किचन्स हुए हैं। तो ये कॉम्बिनेशन आने वाले टाइम पर आप देखिएगा, मतलब मैं कोई नंबर्स तो अभी दे नहीं सकता बिकॉज ऑफ रीजंस बेस्ट नोन, एंड आई कैन श्योरली टेल यू दैट अप्रैल से जो टर्न अराउंड हो रहा है और जिस तरह से हमने इसको बैलेंस किया है, हमारे लाइन आइटम्स डाउन, राइट साइजिंग, और जिस तरह का हमारा कंट्रोल्स है आज की डेट में, आई थिंक यू विल सी अ मैजिकल चेंज ईयर ऑन ईयर। क्या बात है, मैजिकल चेंज है, स्पेशलिटी है भाई वो तो आपकी। अंजन जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। जी हाँ, एनालिस्ट ये मानते हैं कि ये क्वार्टर जो था ये वन ऑफ ज्यादा हिट हो गया, आगे आने वाले क्वार्टर्स में हम सब लोग ज्यादा रेस्टोरेंट जाएंगे, आपके जो बॉम्बे वाले हैं वो तो जाएंगे, और वॉल्यूम्स विल कम बैक। गुड लक टू यू।
आपको पता है मिस्टर चैटर्जी इज अ वेरी गुड शेफ हिमसेल्फ, ही मेक्स, यस। ये जो है अपने हमारे मिस्टर चैटर्जी के कुछ कॉमन फ्रेंड्स हैं, Okay. और वो बताते हैं कि उनको अलीबाग में अपने फार्म हाउस पे उनका एक बहुत बड़ा सा ओपन किचन है, वहाँ पे वो अपने फ्रेंड्स के लिए बहुत सारी डिशेस बनाते हैं आए दिन वीकेंड में। काइंड ऑफ प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। एग्जैक्टली, तभी तो वो सही कारोबार में। करेक्ट, बिल्कुल। मिस्टर चैटर्जी आप हैं क्या अभी हमारे साथ? क्या मैंने सही कहा? बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। अगर खाने का और खिलाने का शौक नहीं हो और बनाने का, तो आप उस प्रोडक्ट को जानते ही नहीं है तो क्या बेचेंगे उसको। बिल्कुल। तो मिस्टर चैटर्जी फिर ये हमारी बात पक्की रही कि एक दिन आपके यहाँ एक स्पेशल शूट करेंगे अलीबाग फार्म हाउस में, आप हमारे लिए कुछ बनाइएगा। हमारे और आपके जो कॉमन फ्रेंड है वो बताते हैं कि आप डक बहुत अच्छी बनाते हैं, क्या मैं सही कह रहा हूँ? वाह, आप तो खुफिया आदमी है, बहुत शौक है आपको। बिल्कुल। चलिए मिस्टर चैटर्जी, एक दिन आपके साथ स्पेशल शूट करेंगे आपके फार्म हाउस पे, शेफ। तब हम देखेंगे एक मैनेजमेंट मिस्टर चैटर्जी नहीं, शेफ मिस्टर चैटर्जी। चलिए, गुड लक गोइंग फॉरवर्ड। इंशाल्लाह, थैंक यू। ग्रेट। तो ये थे अंजन चैटर्जी स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स के। अब वापस आते हैं और हम बात करेंगे पीएसयू बैंक्स की, और कुछ से बात करेंगे। कुछ कैनरा बैंक को देखिए जरा, डेज हाई, यूनियन बैंक डेज हाई, बैंक ऑफ इंडिया डेज हाई, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स इटसेल्फ डेज हाई। इनफैक्ट सुबह हमने इस पे बात भी की थी। जरा बताइए तो कि किसमें ट्रेड लिया जाए आपके हिसाब से तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। इनफैक्ट मैं जरा क्विकली बता दूं कि ये जो 3-4 बैंक्स हैं, इन्होंने अपना कारोबार, अपना प्रॉफिट्स इस साल ऑलमोस्ट डबल कर लिया, तो और प्रोविजंस कम किए, तो फंडामेंटल तो इन प्लेस हैं। क्या चार्ट्स भी इन प्लेस हैं? ये देखिए, एसबीआई ने 20,000 लास्ट ईयर प्रॉफिट किया, 31,000, 50% ग्रोथ। 1,000 वाला बीओबी ने 7,500 करोड़ का प्रॉफिट किया। कैनरा बैंक 2,600 करोड़, 6,000 करोड़ इस साल, और यूनियन बैंक ने 3,000 के सामने 5,500 करोड़ का प्रॉफिट किया। एनीवेज, चार्ट से बताइए कहां ट्रेड बन रहा है? खुश जी हाँ, देखिए मैं पहले भी एक बार कह चुका हूँ कि PSU banks are usually flavor of the season kind of trades. इन्वेस्टमेंट में यूजुअली प्राइवेट बैंक्स, और अगर आप PSU बैंक्स की बात करें तो जो लार्ज कैप हैं सिर्फ यही हैं जो वेल्थ क्रिएटर जनरली बन के आती हैं। बट अगर आप पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हैं तो अब इनका सेटअप अच्छा होते हुए दिख रहा है, स्पेशली कैनरा बैंक, और इसमें मैं एक नाम और जोड़ूंगा विच इज बैंक ऑफ बड़ौदा। इनका सेटअप अच्छा होते हुए दिखाया। देखिए, कैनरा बैंक में बहुत ही शार्प सेलिंग देखी गई थी, लेकिन 185, 186 के जो जोन्स हैं वहां पे एक अच्छा बेस बना के स्टॉक ने रिबाउंड दिया है, और जो इसके एवरेजेस हैं उसके ऊपर बहुत कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट 200, 205 का इसका बहुत की रेजिस्टेंस लेवल था। आज स्टॉक बड़े ही कंफर्टेबली उन लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मोमेंटम भी अच्छा है, इंडिकेटर्स भी यहां से अच्छे फ्लिप होते हुए दिख रहे हैं। सो आने वाले कुछ दिनों में 220 से 225 के जो लेवल्स हैं, जो इस स्टॉक के लिए पहले रेजिस्टेंस जोन्स थे, यहां तक मैं देख रहा हूं कि ये स्टॉक एटलीस्ट जा सकता है। कोई यहाँ फ्रेश इनिशिएट करे लॉन्ग पोजीशन तो 200 के जो लेवल्स हैं यहाँ पे आप अपना एक स्टॉप लॉस बना के चलिए। जो दूसरा पिक मेरा इसमें रहेगा दैट विल बी बैंक ऑफ बड़ौदा। अगेन ये स्टॉक फिलहाल एक कंसोलिडेशन जोन में चल रहा था काफी समय से। आज इसमें भी एक हमने हल्का सा ब्रेकआउट देखा है जिसने इससे अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर लाके खड़ा किया है। सो ये दोनों ही जो स्टॉक्स हैं एक अच्छे ब्रेकआउट कैंडिडेट हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में 100 के लेवल्स, माय बैड, 100 के आसपास इसका 20 डे मूविंग एवरेज था, उसके ऊपर लाया है। सो ये दोनों ही स्टॉक्स हैं जिनमें एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है, और ये नॉर्मली ट्रेडर इन्वेस्टर फेवरेट भी रहे हैं। तो एसबीआई के अलावा अगर मैं कोई और दो नाम ऐड करूंगा इन द PSU space will be Canara Bank and Bank of Baroda. ऑलराइट, ठीक है, बिल्कुल। तो PSU स्पेस में ये सारे स्टॉक्स पसंद आते हैं खुश को। श्रीकांत, एक बार आज रिलायंस को भी डिस्कस करना जरूरी है। लगभग 3.25% की तेजी, और इंडेक्स में आप हैवी वेट है तभी इंडेक्स में अच्छी मूव भी दिख रही है। आज ये तेजी आगे भी जारी रहेगी। अगर हमें 16,800 तक के लेवल देखने हैं, रिलायंस का चार्ट इस वक्त जिन्होंने एंट्री पॉइंट नहीं लिया अभी, क्या ले सकते हैं अभी भी? बिल्कुल। तो अगर इंडेक्स अगर यहाँ से 16,600 से अगर 16,800, 16,900 अगर होने वाला है तो हमें लगता है कि बिल्कुल यहाँ पे रिलायंस का कंट्रीब्यूशन रहेगा। और इस बार भी हमें लगता है कि रिलायंस जैसे कि आज के दिन में इसने अच्छा खासा एक टेक्निकल ब्रेकआउट ऑलरेडी सेट कर चुका है, तो हमें लगता है कि यहाँ से अगर इसमें रैली बनती है तो नेक्स्ट लेवल्स इसके जो आएंगे वो 2750, 2770 के लेवल्स भी दिख सकते हैं। तो करंट लेवल से काफ़ी अच्छा एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। 100 रुपये की अभी तक एक अपसाइड बाकी है, तो करंट लेवल से लॉन्ग करके चले 2650 के करीब। स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे 2620 का, यानी कि 30 रुपये का स्टॉप लॉस रखे। लगभग 100 से 125 रुपये करंट लेवल से भी जुड़ सकते हैं।
तो करंट लेवल से बिल्कुल रिलायंस को लॉन्ग किया जा सकता है। ऑलराइट, बात करते करते भी अब देखिए 3% तक हो गया रिलायंस। आज सारे आपको ओपन अप थीम के, हालांकि सभी सेक्टर्स में आज बाइंग ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स में बाइंग दिख रही है, एडवांसेस भी अच्छे हैं, ब्रॉड बेस्ड रैली दिख रही है आपको। लेकिन आज ओपन अप की थीम के सारे काउंटर्स चल रहे हैं, चाहे वो जुबिलेंट फूड हो, IRCTC हो, होटल काउंटर्स हो या फिर जोमेटो, खाने पीने के काउंटर्स हो, लिकर काउंटर्स हो, सारे ओपन अप थीम के काउंटर्स बहुत अच्छे से चल रहे हैं। इसमें अब यहाँ पर फर्दर अगर इस स्पेस पे कोई एंट्री लेनी हो तो श्रीकांत कहाँ ले सकते हैं ट्रेडिंग के लिहाज से? बिल्कुल, तो देखिए अगर ओपन अप थीम के बेसिस पे अगर कुछ करना है तो जहाँ पे हमें लगता है कि काफी सस्टेन्ड मोमेंटम देखने मिल सकता है वो है इंडियन होटल्स। 238-240 के करीब ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ हमें लगता है कि इसके जो फॉर्मेशंस है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि वापस अपने प्रीवियस हाई के करीब जा सकता है, जो 270-275 के। तो थोड़ा पोजिशनल व्यू बनाए, क्योंकि स्टॉक्स शॉर्ट टर्म में चल चुका है, लेकिन अगर ओवर द पीरियड अगर आप देखें यहाँ से 3 से 6 महीने का अगर व्यू लेते हैं तो हमें लगता है कि ये जो थीम है, ओपन अप की थीम है, वो काफी अच्छी तरीके से आउट परफॉर्म करेगी। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने स्पेशलिटी रेस्टोरेंट की एक कमेंट्री सुनी, वो काफी उत्साहजनक थी। साथ ही साथ हमें लगता है इंडियन होटल्स में तेजी बनेगी, और पीवीआर भी हम नहीं भूल सकते, 1830-1850 के करीब ट्रेड कर रहा है। काफी अच्छी टेक्निकल ब्रेकआउट में ऑलरेडी आ चुका है ये स्टॉक, और अगर यहाँ से ये स्टॉक चलता है तो 2000-2050 के लेवल्स दिखा सकता है। तो ओवर द पीरियड यानी कि 3 से 6 महीने का अगर आप व्यू लेते हो तो बिल्कुल पीवीआर और इंडियन होटल्स को लॉन्ग करके चले। ओके, पीवीआर, इंडियन होटल्स जैसे स्टॉक्स पर फोकस बनाए रखें। और आज सुबह भी कुछ ने पीवीआर पर अपनी राय दी थी, 1850 के टारगेट्स वहां पर सुझाए थे, उन टारगेट्स के करीब पीवीआर का स्टॉक फिलहाल पहुंचता हुआ। एक स्टॉक है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, डायरेक्टर साहब से कहेंगे इस स्टॉक को एक बार टीवी स्क्रीन पर ले आए। और ये स्टॉक आज सुबह अजय हमने रिजल्ट धमाका कैटेगरी में बताया था, और अब देखिए स्टॉक करीब 13% की तेजी दिखाते हुए 100 रुपए का मूव क्लियरली इसके अंदर मिल गया। आपने प्री ओपन में इसको ले लिया होता। चार्ट से भी समझ लेते हैं। बिल्कुल। तो राजेश जी एक बार पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पर भी अपनी राय दीजिए, क्योंकि आज सुबह अगर हमारा धमाका स्टॉक कैटेगरी सेगमेंट देखकर किसी ने यहाँ पर इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से एंट्री ली होती तो काफी दमदार एक्शन देखते हैं। तो मानसी जी काफी स्ट्रॉन्ग मूव बना है स्टॉक में, और इसके ओवरऑल सेटअप भी देखें तो स्टॉक एक पॉजिटिव जोन में है अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम, और जिस तरीके की तेजी इसके मंथली सेटअप के हिसाब से देखने को मिल रही है, हमें लगता है कि ये स्टॉक में यहाँ से काफी बड़े टारगेट भी आते हुए दिख सकते हैं। जिस तरीके से स्टॉक में आज अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई की तरफ यहाँ पे अप्रोच करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है 870 यहाँ से एक इमीडिएट टारगेट है, जो कि इसके प्रीवियस ऑल टाइम हाई के आसपास के लेवल है। तो हमें लगता है कि बने रहना चाहिए स्टॉक में। जिस तरीके से मोमेंटम बना है, अब हायर साइड पे वापस से एक फ्रेश ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है कंसोलिडेशन के बाद। हमें लगता है यहाँ पे 740 का स्टॉप लॉस रखें, फर्स्ट टारगेट जो लगता है हमें 870 तक आते हुए लगता है। अगर वो लेवल को सरपास करेगा तो स्टॉक में फिर 1000 रुपए तक की अपसाइड भी आगे आने वाले महीनों में देखने को मिल सकती है। आप प्रियंका तब से गेट आउट ऑफ होम वाले स्टॉक्स और अनलॉक स्टॉक्स की तरफ बहुत जबरदस्त तरीके से फोकस कर रही हैं। आपको बता दूं कि मॉनसून आने वाला है, ऑफकोर्स हम देख ही रहे हैं केरला में, हमने आज विजुअल्स भी दिखाई थे, सुबह केरला में आ चुका है। लेकिन जब बॉम्बे की तरफ आता है मॉनसून तो इतना खूबसूरत हो जाता है महाराष्ट्र, इनफैक्ट आउट ऑफ बॉम्बे। अगर आप रोड ट्रिप पसंद करती हैं, डायरेक्टर साहब भी हमारे कह रहे हैं कि आप प्लीज मॉनसून डिस्कस करिए। कहीं लग रहा है दिग्विजय का भी मूड छुट्टी मनाने का कर रहा है। ये देखिए कर्नाटका 5 जून, तो बॉम्बे तक आते आते 20 जून, 10 जून के आसपास जिसने छुट्टियां ली ना, माने नहीं जाएगी छुट्टियां। हम समझ जाएंगे मॉनसून मनाया जा रहा है, महाबलेश्वर की तैयारी टिकट कट रहा लग रहा है। पर मुंबई की बारिश और मुंबई के मॉनसून को लेकर तो बहुत मिक्स्ड रिव्यूज मिल रहे हैं, तो मैं तो थोड़ा सा आई एम लिटिल स्कैर्ड आल्सो कि 2 दिन फंस जाते हैं, 3 दिन फंस जाते हैं, अगर पानी भर जाए मजे होते हैं, पकौड़े खाइए, जैसे भी आपको मस्ती करनी है। कहाँ पर हैं जब आप फंसी हैं? करेक्ट। अगर आप रोड पे हैं तो प्रॉब्लम वही उसी को लेकर डर है कि कभी ऑफिस से आते नहीं, समय बहुत ही जाते खूबसूरत होता है। महाराष्ट्र जो है पूरा एकदम खिल के निकल आता है, बहुत ही ग्रीन है। बॉम्बे के बाहर आपको जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको ट्रैकिंग पसंद है और आपको ड्राइव करना पसंद है, महाबलेश्वर जाइए, बहुत कुछ है। मतलब महाराष्ट्र रियली ब्यूटीफुल। हालांकि मैं महाबलेश्वर तक गया नहीं हूँ, मैं 1 घंटे की रेडिया के 1.5 घंटे की रेडिया से बाहर जाता नहीं हूँ। अच्छा। लेकिन सुना इस बार महाबलेश्वर इज ऑन माय रेडार। खुश देख, आप कहाँ गए? मुंबई के मानसून के माहौल में आप ड्राइव करके जाते हैं बाहर? खुश? कहीं कोई प्लेस रेकमेंड करेंगे? स्टॉक तो बहुत रेकमेंड करते हैं।
बिल्कुल, देखिए बॉम्बे इज नॉट एज ब्लेस्ड एज दिल्ली। आई एम श्योर द दिल्ली गाइस विल लव दिस, बट बॉम्बे इज नॉट एज ब्लेस्ड एज दिल्ली, यू नो, विद द सराउंडिंग्स। लेकिन फिर भी इगतपुरी करके एक जगह है, बहुत ही प्यारी है। हम अक्सर वहां पे जाते रहते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द रेन्स। इट्स अ लिटिल पीस ऑफ हेवन। तो आप थोड़ा सा अपना टाइम फ्रेम बढ़ा दीजिए, एक ही बजाय 1.5 या पौने 2 घंटे का ड्राइव कर लीजिए, एंड आई प्रॉमिस यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। और जो सारी चीजें आपने कही, ट्रैकिंग, आप ब्यूटीफुल ड्राइव, और अगर आपको रोड साइड फूड का शौक हो तो डेफिनेटली बड़े ही लोकल सेटअप में बहुत ही अच्छा खाना भी मिल जाएगा। that's a place that I think you should put on your radar, and hopefully you will enjoy this. I'm very sure you will enjoy this. महाबलेश्वर, माथेरान तो ये सारे कर चुके हैं, देखिए हम जो बहुत सारे लोग जाते हैं। put इगतपुरी on your radar and I'm sure you'll enjoy this. Okay, तो चलिए, मुंबई तो वैसे सुंदर दिखती है। और वैसे अजय देखिए, केरल में 3 दिन पहले आया है मानसून, तो अब 10 जून, 10 दिन का इंतजार, मुझे लगता है 1 हफ्ते में ही आ जाएगा। वैसे प्री मानसून शार्स तो मुंबई में होने शुरू भी हो चुके हैं। हम कितना ही बात कर लें, श्रीकांत जो है ये बात जानते हैं कि जब तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में पानी नहीं गिरता है, बाजार मानसून फैक्टर इन नहीं करता है। क्यों श्रीकांत, सही है कि नहीं? कितना भी बात कर ले, अगर बॉम्बे में अगर बारिश होती है तो एक बात काफी क्लियर हो जाती है स्ट्रीट पे कि पूरे इंडिया में बारिश हो रही है और मानसून आ चुका है घर में। तो बॉम्बे में बारिश होनी काफी जरूरी होती है, उसके बाद मार्केट में वापस एक अच्छी तेजी देखते हैं। इनफैक्ट इस बार अगर आप देखें तो काफी सारे लोग इनफैक्ट काफी रेडी है, उन्होंने काफी सारे प्लान्स बना के रखे हैं। अगर मानसून अगर आता है और अगर छुट्टियां अगर मिलती है, जैसे फ्राइडे सैटरडे संडे या सैटरडे संडे के बेसिस पे, तो मुझे लगता है कि नाने घाट है, आंबोली है, सातारा है, अभी काफी सारे पॉइंट्स खुल चुके हैं और काफी एक्सेसिबिलिटी बढ़ चुकी है। तो अगर हम काफी अच्छी तरीके से अगर प्लान करें तो कई स्पॉट्स को हम यहाँ से वेरी शॉर्ट डिस्टेंस में कवर कर सकते हैं। लेकिन यस, आपने सही बताया कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जैसे ही बारिश होती है, हम उस दिन वापस एक रैली बिल्कुल देखते हैं। ये आपने जो नाम बताए, कुछ ने तो काफी ओवरओन काइंड ऑफ लार्ज कैप नाम दिए थे, सब जानते हैं इगतपुरी, लेकिन आपने तो एकदम स्मॉल कैप, एकदम अंडरओन काइंड ऑफ प्लेसेस बता दी। चलिए, हमने बिल्कुल अजय जी, इनफैक्ट ये सभी स्पॉट अभी वापस से रीओपन हो रहे हैं और यहाँ पे अगर आप देखें तो उतने टूरिस्ट नहीं होते जितने टूरिस्ट बाकी सब प्लेसेस पे, महाबलेश्वर, माथेरान या तो मे बी इवन इगतपुरी। तो अगर यहाँ से अगर ट्राई कर रहा है तो अम्बोली इज द बेस्ट प्लेस टू गो। अजय, एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगी, आज सुबह ही मैं मानसून, क्योंकि आज सुबह की ही हमारी हेडलाइन थी, एक चीज पढ़ रही थी और रिसर्च आल्सो सेज कि मानसून के बाद के जो 3 महीने हैं, कई सारे सेक्टर्स, कई सारे सेगमेंट्स हैं जिनके लिए काफी अच्छे हैं। एक तो एग्री रिलेटेड स्टॉक्स, एग्री, ट्रैक्टर, देखिए मैंने ऑलरेडी चल रहा है, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, फिशरीज। नहीं, ये तो बात आपने सही की, उसके अंदर स्टॉक पिकिंग क्लियरली होगी। बट श्रीकांत, अदानी पोर्ट्स पे क्या व्यू बन रहा है आपका, यहाँ से भी चलेगा? बिल्कुल, इनफैक्ट काफी अच्छा ये करेक्टेड स्टॉक है और इतने बड़े करेक्शन के बाद अगर स्टॉक में अगर एक रिवर्सल आ रहा है, उसके साथ अगर पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, उसके साथ अगर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन अगर मैच हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ये काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट रहेगा यहाँ से बाउंस बैक करने के लिए। हमें लगता है कि कम से कम वापस ये अपने पूरे फॉल के मीडियन लेवल को रिटेस्ट कर सकता है। तो 770 से लेकर 780 के लेवल से वापस दिखा सकता है। और करंट लेवल से अगर मैं लॉन्ग करता हूँ तो मेरा जो स्टॉप लॉस लेवल है या तो रिस्क रिवॉर्ड लेवल है वो काफी अट्रैक्टिव है। तो करंट लेवल से लॉन्ग करें 735 732 के करीब, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे 720 रुपए का और टारगेट्स रखे 750 से लेकर 770 रुपए के। ऑलराइट, ठीक है। सो ये एक व्यू रहेगा। एक बार ऑटो एंसिलरी के कुछ और काउंटर्स भी देख लेते हैं, हालांकि हो सकता है रिजल्ट इंपैक्ट हो या फिर ये छोटे स्टॉक्स हैं, लेकिन स्टॉक्स लाइक बैंको इंडिया, टिमकन तो खैर सुबह हमने डिस्कस भी किया था। इन स्टॉक्स पे किस तरह की मूव है यार? 10-11% की मूव दिख रही है इन स्टॉक्स में। ऑटो एंसिलरी में आपकी क्या प्रेफर्ड पिक्स रहेंगी राजेश? प्रियंका जी, देखिए मुझे यहाँ पे मिंडा इंडस्ट्री का स्टॉक काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके से ये स्टॉक में एक बड़े करेक्शन के बाद अब यहाँ पे रिवर्सल बनते हुए दिख रहे हैं, वीकली सेटअप के हिसाब से देखें तो एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट भी आते हुए दिख रहा है। तो मिंडा इंडस्ट्री पे यहाँ पे फोकस करने की सलाह है। हमें लगता है कि जिस तरीके से रिवर्सल यहाँ पे बने 975 से लेके 1000 रुपीज तक के अपसाइड मिंडा इंडस्ट्री में आते हुए दिख सकती है। तो करंट लेवल पे ये स्टॉक को बाय किया जा सकता है 915 के स्टॉप लॉस से। ओके, तो चलिए, रहा है मिंडा इंडस्ट्रीज करीब 4% की तेजी के साथ हम अच्छे लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ देख रहे हैं। आईआरसीटीसी की अभी हम बात कर रहे थे, आज कंपनी के नतीजे भी आने वाले हैं। श्रीकांत, आईआरसीटीसी के चार्ट से एक बार देखिए, परफॉर्म भी कर रहा है, इस पर राय क्या होगी? तो इनफैक्ट जो अपनी ओपन अप की जो थीम हम ड्राइव कर रहे हैं, अगर इसमें भी अगर इसे जोड़ ले तो मुझे लगता है कि ये भी काफी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है।
काफी अच्छा करेक्टेड है, नाइसली करेक्टेड है। मार्केट के करेक्शन के साथ ये गिरा था, लेकिन उसमें उतने बड़े वॉल्यूम्स नहीं थे। और जैसे आज या कल के दिन में हमने इसमें रैली देखी थी या एक्टिविटी देखी थी, हमने देखा कि वॉल्यूम्स अचानक से बढ़ गए हैं। तो ये एक इंडिकेट कर रहा है कि अपने प्रीवियस लोज के करीब या तो प्रीवियस रेजिस्टेंस सपोर्ट के करीब ये बिल्कुल जा सकता है। करंट लेवल से कुछ 690 से लेकर 700 रुपए के इसी लेवल से इसे लॉन्ग करके चले। हमें लगता है कि ये इवेंचुअली इस रैली में एक बार 750 के लेवल्स दिखा सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे हमें रखना पड़ेगा 680 रुपए का, तो 15 रुपए का स्टॉप लॉस रखे। टारगेट्स कम से कम 40 से 50 रुपए के बन सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है, बिल्कुल। रिलायंस पे अभी हमने डिस्कस किया था, लगभग 3% चल रहा है। राजेश, आपकी तो कॉल भी थी, तो आपका टारगेट क्या है राजेश रिलायंस पे? प्रियंका जी 2700 के टारगेट हमने ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दिए थे और हमें लगता है कि ये टारगेट भी सरपास करते हुए दिखेगा, क्योंकि जिस तरीके से अब रिलायंस में वापस से एक फ्रेश तेजी का यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है 2700 तो यहाँ पे इमीडिएट टारगेट हमें लगता है आज या कल के सेशन तक आते हुए दिखेंगे। लेकिन जिस तरीके के सेटअप अब रिलायंस में बनते हुए दिख रहे हैं, हमें लगता है ये स्टॉक में 2800 रुपए तक की भी अपसाइड आते हुए दिख सकती है। और निफ्टी को यहाँ से जो हम एक्सपेक्ट का कंट्रीब्यूशन इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये कुछ जैसे आज तीसरा दिन हो जाएगा तेजी का, आपको लग रहा है कि आप थोड़ी बहुत कुछ हेज भी लेकर चलने चाहिए बाजार में? मेटल में तो ऑलरेडी शॉर्ट्स बन रहे हैं, या फिर कोई शॉर्ट साइड के ट्रेड्स लेने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आपको ब्लू स्काई जोन ही दिख रहा है, या इज इट गुड टू इट विल बी वाइज टू टेक सम हेज हियर? हेज शुड बी अ पार्ट ऑफ योर ट्रेडिंग स्टाइल। मतलब आपका रिस्क मैनेजमेंट का जो बहुत की कॉन्सेप्ट है, उसके हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली एक हेज होना चाहिए। जिस तरीके का हमने मई में फॉल देखा था, उसके बाद की अगर हम इस बाउंस को कंपेयर करें, इन स्टॉक्स में जो राइज आया है इनको कंपेयर करें, तो इट्स नोवेयर क्लोज टू वेयर वी वर अबाउट मंथ एंड हाफ अगो। तो फिलहाल ये चिंता वाला लेवल नहीं लग रहा है हमें कि भाई कोई स्टॉक्स इतने ओवर हीट हो गए हैं। इनफैक्ट ये एक शॉर्ट कवरिंग और जो ओवरसोल्ड टेरिटरीज थी, वहां से हम एक बाउंस देख रहे हैं। लेकिन जिस तरह से एक खराब मार्केट में अच्छे स्टॉक्स होते हैं, अच्छे स्टॉक्स में भी, अच्छे मार्केट में भी एक खराब तो नहीं कह सकते, बट ऐसे स्टॉक्स होंगे जिनमें सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। एंड एज यू सेड, metals seem to be in that zone even right now. मैं इनको शॉर्ट करने की सलाह तो नहीं दूंगा, लेकिन अगर कोई एज अ हेज लेना चाहे तो देन दिस विल प्रोबेबली बी द सेगमेंट जहां पे आपको डेफिनेटली ध्यान रख के चलना चाहिए। ओनली एज अ हेज, इतनी ओवरसोल्ड टेरिटरी के बाद अगर मार्केट इतने रिबाउंड कर चुके हैं तो इनमें भी किसी भी समय बाउंस बैक आ सकता है, इसलिए इनको इन लेवल से शॉर्ट करना रिस्की रहेगा। बट इफ एज यू सेड किसी को अपने पोर्टफोलियो में हेज चाहिए, तब एक ये स्पेस है जहां पे आप डेफिनेटली ध्यान रख सकते हैं। चलिए, बिल्कुल। और अब इस बीच हमारे साथ कुणाल भी हैं स्टूडियो में। कुणाल, सस्टेन तो क्या हुआ है बाजार, इनफैक्ट अब तो ऊपर के लेवल्स बात करें, क्या नेक्स्ट लेवल आप एम कर रहे हैं? मेरा अनुमान आई थिंक 16,800 और 17,000 के लिए शायद रैली हो जाना चाहिए इंडाइसेस के लिए, बिकॉज आज भी मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे जो ट्रेडिंग पैटर्न्स है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि अभी आज भी लोग थोड़े से कॉशियस है लॉन्ग पोजीशंस में, ज़्यादा खुल के लॉन्ग नहीं कर रहे हैं। मार्केट जैसे गैप अप कर जाता है तो हम देख रहे हैं कि BTC ट्रेडर्स अपने प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, एंड देन सस्टेन अगर कर जाता है मार्केट तो माने फिर वापस से लॉन्ग बिल्टअप चालू हो जाता है। तो ये आज भी देखो बैंक निफ्टी ने आई थिंक मिड ऑफ द डे एक नया हाई बनाया था 36,000 क्रॉस करके। सेकेंड हाफ में शायद थोड़ा बैंक निफ्टी रिट्रेस कर चुका है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉशियस होते जा रहा है। जनरली जब हम देखते हैं कि मार्केट जब ज्यादा कॉशियस हो जाता है तब रैली वापस से और कंटिन्यूस हो जाती है। इनफैक्ट पता है कुणाल, लास्ट 20 दिन में दो बातें ऐसी हुई जो ये सेंस दे रही थी कि कहीं ना कहीं, एक तो ये कि ग्लोबल फंड मैनेजर्स के कैश लेवल्स एलिवेटेड है बहुत। 2026-11 वाला जो टाइम था ना, अनफॉर्चुनेट टाइम, उतना ज्यादा, मतलब 11 साल के हाईएस्ट कैश लेवल पे ग्लोबल फंड मैनेजर बैठे हैं, राइट। एक वो डेटा पॉइंट। दूसरा डेटा पॉइंट, यहाँ बैक होम इंडिया में जितने भी HNI पोजीशंस हैं, इनफैक्ट कई ब्रोकरेज ने तो इस बात पर रिपोर्ट निकाल दी कि HNIs ने, जो इंस्टीट्यूशंस के बाद सबसे बड़े FNO में ट्रेडर होते हैं, उन्होंने लिक्विडेट की है पोजीशन कहीं ना कहीं थक हार के, व्हाटएवर। मैं तो डेटा इंटरप्रेट कर रहा हूँ। जब बड़ा सट्टा फूट रहा है, चाहे फोर्सफुली चाहे विलिंगली, तो बाजार लाइट हो गया है। इंक्रीमेंटल जरा सी, अब पता नहीं इस समय तो कोई इंक्रीमेंटल न्यूज दिख नहीं रही है इस बात के सिवाय कि भाई ग्लोबल चीजें सेटल्ड है, बट ग्लोबल भी 10% नीचे से रिकवरी आई, तो बाजार में कहीं ना कहीं विक्स भी देखिए, अभी एक बार लगातार तो विक्स 20 से नीचे भी चला गया। फ्राइडे को भी गिरा था, आज अभी भी गिरा, अभी भी आप 20 के नीचे देख रहे हैं। तो कौन से स्टॉक्स पे आप ट्रेड कर रहे हैं कुणाल अभी?
तो मेरे अनुमान से आई थिंक बैंकिंग में आई थिंक सेकंड वेव ऑफ रैली वापस आ जाएगी। आज हालांकि बैंक निफ्टी थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है, मॉर्निंग में मैंने जैसे कहा था पीएसयू आउट परफॉर्म कर रहे हैं आज। हाँ, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आई थिंक कोटक बैंक की वजह से शायद थोड़ा बैंक निफ्टी थोड़ा स्क्यू हो जाता है, नेगेटिव है, और एचडीएफसी बैंक भी काफी फ्लैट है, तो आई एग्री विद योर पॉइंट ओवर देयर। कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा काफी अच्छे स्टॉक्स है, बट मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक अब टाइम आ गया कि थोड़ा सा रिस्क लेने का। पहला स्टॉक जो मैं रिकमेंड करूंगा वो है M&M फाइनेंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, 175-7 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। शॉर्ट टर्म पैटर्न्स के हिसाब से ये बाउंस इसने 200 मूविंग एवरेज से भी दिया है, बहुत कंसिस्टेंसी है स्टॉक प्राइस में भी, तो मैं इसको बाय के लिए रिकमेंड करूंगा। 184-185 का शॉर्ट टर्म टारगेट, स्टॉप लॉस 172। और सेकंड स्टॉक है HDFC लाइफ। लास्ट वीक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स था स्टॉक, और आज भी स्टॉक अच्छा पिकअप कर रहा है 600 प्लस लेवल से, तो इसको भी बाय के लिए रिकमेंड करूंगा। 640 का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 598। कुणाल, बिफोर वी लेट यू गो, अभी हम हेज के बारे में भी डिस्कस कर रहे थे, और अजय ये सारे के सारे जो पॉजिटिव फैक्टर्स है, इसमें एक फैक्टर है जिसे हमें नहीं भूलना चाहिए, क्रूड। अच्छा, क्रूड ऑफ कोर्स। कच्चे तेल की चार्ट पर हम इनफैक्ट डिस्कस भी कर रहे थे, 120 तक पहुंच चुका है। कैसे कंसर्न्स आपको लग रहे हैं कच्चे तेल के? मतलब ज्यादा कॉशियस हो सकता है, एक जो चीज इतनी सारी चीज पॉजिटिव्स में एक चीज जो बाजार को परेशान कर सकती है। सो आई थिंक दैट्स व्हाट ये सब चीजें, ये फैक्टर्स है ना, मार्केट को टेंटर लुक्स पे हमेशा रखेंगे, बट हमें प्राइस एक्शन पे ज्यादा जोर देना चाहिए, बिकॉज अगर प्राइसेस इंडिकेट करें, सो अगर आज हम क्रूड की बेनिफिशियरी स्टॉक्स में देखें, ONGC स्टिल स्ट्रगलिंग एट 140-144, जबकि वो अगर एंटिसिपेटेड है। बहुत बढ़िया बात कुणाल, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं आपको टोक रहा हूँ, आप यही बात हमने ग्राफिक में सुबह दिखाई थी, और मैंने डिब्बी से पूछा था ONGC क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा है, 120 पे आई है, क्योंकि ONGC टॉप आउट हो चुका है। मुझे तो ये भी लग रहा है कि ये क्रूड का ना लास्ट फ्लरिश है, ये हो सकता है 130 तक भी चला जाए, और लास्ट जो वीकेस्ट वो होते हैं ना, उनको कि आप शॉर्ट वीक बेयर आप समझ गए, वीक बेयर्स उनको करके, क्योंकि 120 के बाद इस समय ONGC को आज 10% ऊपर होना चाहिए था, बट किया ही नहीं रहा। एग्जैक्टली। एनीवेज, इंटरेस्टिंग, वेरी गुड कुणाल, थैंक यू वेरी मच उस बात के लिए। वापस जाते हैं कुश, राजेश और श्रीकांत के पास। कुश, पिरामल एंटरप्राइजेस, इस चार्ट को जरा देख के एनालाइज करिए, 8% ऊपर है अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, और ये काफी रिस्क ऑन टाइप का स्टॉक है। जब रिस्क ऑन होता है बाजार में तो पिरामल जरूर एक तरह से सॉलिड मूव देता है, और आज दे रहा है 7-8% का। क्या लेवल्स लगता है इसमें, क्या कैरी करना चाहिए? या देखिए, अगर हम इसको स्विच करके वीकली चार्ट्स पे देखते हैं तो कहीं ना कहीं इस पे एक बेस फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। यही जो लेवल्स हैं, इन्हीं के आसपास स्टॉक ने पहले भी एक बार सपोर्ट लेके रिबाउंड किया था। आज भी स्टॉक वही 1650-1700 के जो लेवल्स हैं उन्हीं के आसपास सपोर्ट लेके बाउंस दिखा रहा है। ये जरा सा एनकरेजिंग साइन है, लेकिन ये पहला टर्न है। दिस इज द फर्स्ट टाइम द स्टॉक हैज एक्चुअली टर्न्ड अराउंड आफ्टर अ फॉल। तो यहाँ पे मैं फ्रेश लॉन्ग की सलाह फिलहाल तो नहीं दूंगा, बट अगर किसी ब्रेव हार्ट ने इसे पहले बाय किया हो निचले स्तरों पे, आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो दिस विल बी अ गुड वे टू राइड इट। अगर इसमें एक मोमेंटम अच्छा नया मोमेंटम शुरू हो रहा है, सो इट विल बी अ गुड टाइम टू राइड दिस। यहाँ पे आप 1720 के जो लेवल्स हैं इसके आसपास अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के चलिए। जो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है वही 1950 के लेवल्स के आसपास बन रहा है, जहां पे पहले स्टॉक में हमने रेजिस्टेंस देखा था। तो अगर ये रैली सस्टेन करेगी तो पहले एटलीस्ट वो जो लेवल्स हैं वो मीट होने चाहिए, तब इसमें हम एक अपसाइड कंफर्मेशन का कॉल दे सकते हैं या एक नई रैली की शुरुआत कह सकते हैं। बट अगर किसी के पास एग्जिस्टिंग पोजीशन हो, 1720 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से इसे राइड करिए, बिकॉज इट्स अ बिग रिस्क ऑन ट्रेड एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर स्टॉक्स इन द मार्केट। मैं इसे पर्टिकुलरली नहीं बाय करने की सलाह दूंगा कंपेयर टू द बेटर ऑप्शंस दैट वी हैव अवेलेबल। राइट, कुश अगेन आप ही से सवाल होगा, क्योंकि पीवीआर आपने जो टारगेट आज सुबह दिए थे, टारगेट हिट होते हुए दिखे हैं। 1850 के आपके टारगेट्स थे, 1871 पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। या तो टारगेट रिवाइज कीजिए, आप बताएं अगर प्रॉफिट बुक करना है। जी, फर्स्ट ऑफ थैंक यू फॉर नोटिसिंग एंड हाईलाइटिंग दिस। स्टॉक में देखिए मोमेंटम जो है, अंडरटोन जो है, ये बहुत स्ट्रांग है। मैं अगर इसके पोजिशनल चार्ट्स देखूं और कोई पोजिशनली इसे बाय करना चाहे तो इसे बिल्कुल 2100-2150 के जो लेवल्स हैं उसके लिए होल्ड करना चाहिए। ट्रेडिंग में अगर किसी ने लिया है तो अगर हम हेज की बात कर रहे हैं तो आप एक पुट लेके अपनी पोजीशन हेज कर लीजिए, लेकिन अगर आपकी फ्यूचर्स में पोजीशन है या कैश में आपने ये पोजीशन ली है तो ये एक नए रैली की शुरुआत है। बीच में हमने स्टॉक में बहुत शार्प फॉल आते हुए देखा था,
विच वॉजंट रियली बैक्ड बाय एनी मेजर न्यूज। करेक्ट, जो मेजर जो हैंगओवर का जो मर्जर का हैंगओवर है ये भी कहीं ना कहीं आने वाले समय में इससे हट जाएगा और जो 2250 के लेवल से वो भी स्टॉक पे आ सकते हैं। बट ऑन एन पोजिशनल बेसिस 2150 के जो जोन्स हैं इस टारगेट के लिए इस स्टॉक को बाय किया जा सकता है। कोई अगर ट्रेडिंग में नया फ्रेश इनिशिएट करना चाहे एंट्री तो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे 1800 जो है आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा और 2050 के जो जोन है ये आपके लिए बनेंगे आपके नए टारगेट। ठीक है, ऑलराइट, तो ये नए टारगेट्स बनेंगे। अब यहाँ पर एक बार वेरी क्विक चेक ले लेते हैं कि बीटीएसटी होना चाहिए क्लियरली। श्रीकांत, बीटीएसटी क्लियरली दिख रहा है आपको? बिल्कुल, अगर मार्केट की क्लोजिंग अगर देखें तो 16,600 के ऊपर काफी कंफर्टेबल मार्केट क्लोज कर रहा है और ऐसे क्लोजिंग में हमें लगता है कि मार्केट अगर शायद अगर किसी वजह से अगर नीचे भी अगर खुलता है तो हमें लगता है कि वहाँ पे भी एक लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है, लेकिन गैप अप अगर ओपनिंग होती है तो वापस हम 16,700-750 के काफी नजदीक भी खुलते हुए देख सकते हैं मार्केट को और इस वजह से हमें लगता है कि कुछ बिल्कुल लॉन्ग पोजीशंस मार्केट में लेके जा सकते हैं और अगर इस लेवल से अगर कोई भी अगर एक लॉन्ग पोजीशंस अगर लेके जानी है तो हमें लगता है कि इस लेवल से रिलायंस इंडस्ट्रीज को ही लॉन्ग करके जा सकते हैं क्योंकि ये स्टॉक अपने डे हाई के आसपास बंद हो रहा है, साथ ही साथ कल के हाई के ऊपर भी है और पिछले 3 या 4 दिन के रेंज को भी क्रॉस कर चुका है। तो करंट लेवल से लॉन्ग करते हैं तो यहाँ पे एक 25 रुपए की रिस्क रहेगी। तकरीबन हम 2642 का स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट्स रखेंगे तकरीबन 2750 के। 50 पहला, उसके बाद 2770 तक भी जाने का दमखम रिलायंस में। इस बीच एंजल वन को देखिए राजेश जी, इस पर आपका नजरिया आप दीजिए। 7% के अप मूव्स एंजल वन के स्टॉक में नजर आ रहे हैं। वैसे कुछ का वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक्स हैं, लेकिन राजेश जी आपसे राय जानना चाहेंगे क्या करना चाहिए? तो बिल्कुल प्रियंका जी, देखिए काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। अब यहाँ पे एक करेक्शन के बाद स्टॉक लोअर साइड पे एक बेस बनाते हुए दिख रहा है और जिस तरीके से स्टॉक में बेस फॉर्मेशन हो रहे हैं हमें लगता है स्टॉक में जैसे ही 1440 का लेवल का ब्रेकआउट होगा तो ये स्टॉक में 1600 तक की भी अपसाइड आते हुए दिख सकती है। तो अगर हम देखें तो स्टॉक में जो एक करेक्शन देखने को मिला था पिछले कुछ हफ्तों में, अब यहाँ पे स्टॉक में कहीं ना कहीं सेटल डाउन होते हुए दिख रहा है। 1290 से 1300 की रेंज में काफी अच्छा एक बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा और अब स्टॉक में जो प्राइस एक्शन आते हुए दिख रहे हैं हमें लगता है 1440 के बाद 1600 तक के अपसाइड ये स्टॉक भी दिखाता हुआ दिख सकता है। यहाँ पर अपसाइड और ज्यादा पॉसिबल है, ये राय मिलती हुई। श्रीकांत जी, शोभा लिमिटेड इस स्टॉक को देखिए, रियल एस्टेट स्पेस में परफॉर्मेंस और उसमें टॉप परफॉर्मिंग 9% के अप मूव्स हैं। टेक्निकली चार्ट्स कैसे दिख रहे हैं, यहाँ से और तेजी बढ़ेगी? बिल्कुल, तो यहाँ पे काफी बड़ी गिरावट हमने देखी थी और उसके बाद उसमें एक रिकवरी बनी है। इनफैक्ट आज पूरे रियल एस्टेट स्पेस में अच्छी तेजी बनी है, लेकिन हमें लगता है कि शायद यहाँ पे काफी सिलेक्टिव होना जरूरी है। अगर शोभा डेवलपर्स में भी तेजी बन रही है तो हमें देखना है कि आने वाले 3 या 4 दिनों में ये सस्टेन हो रही है कि नहीं हो रही है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब मार्केट गिरा था तो सबसे ज्यादा अगर कोई करेक्टेड अगर कोई स्टॉक है तो वो शोभा डेवलपर्स है। हमें लगता है कि अगर इस लेवल से अगर स्पेसिफिकली अगर कोई स्टॉक अगर रियल एस्टेट से अगर लॉन्ग करना है तो यहाँ पे हमें फोकस करना है लोडा डेवलपर्स के ऊपर या तो माइक्रोटेक डेवलपर्स के ऊपर। यहाँ पे अच्छा खासा एक करेक्टिव पैटर्न कंप्लीट हुआ है। नो डाउट कि ये भी स्टॉक गिरा है एज कम्पेयर टू शोभा डेवलपर्स देखें तो थोड़ा कम गिरा है, लेकिन गिरा हुआ है स्टॉक। काफी सारे स्टॉक गिरे हुए थे लेकिन करंट लेवल से अगर रिकवरी देखें तो हमें लगता है कि ये काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी बना सकता है और 930 के करीब लॉन्ग किया जा सकता है। 900 के करीब का स्टॉप लॉस रखें। हमें लगता है कि ये 1000 के लेवल्स के ऊपर आने वाले दिनों में सस्टेन करते हुए नजर आएगा। या वेल सेड श्रीकांत, एक्चुअली रियल एस्टेट स्पेस में तमाम स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। शोभा लिमिटेड, डीएलएफ, लोधा, ओबरॉय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज हरे निशान के साथ करीब 4 से लेकर 9% तक के अपमूव्स यहाँ पर बिल्कुल नजर आ रहे हैं। इस बीच ऑटोमोबाइल स्पेस पर भी एक बार नजर डाल देते हैं आज, क्योंकि आउट परफॉर्मेंस यहाँ से आती हुई M&M ऑन टॉप ऑफ ऑल हम जैसे देख रहे हैं आज सुबह से ही अच्छी तेजी के बीच स्टॉक ट्रेड करता हुआ। टाटा मोटर्स में भी तेजी करीब 3% की बढ़त। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, टीवीएस मोटर्स जैसे तमाम स्टॉक्स हैं जो कि ऑटोमोबाइल स्पेस में अच्छे ट्रेड्स दिखा रहे हैं। मिड कैप स्पेस में कहां एक्शन है, क्विकली एक बार आपकी टीवी स्क्रीन पर आ जाएगा। डिक्सन टेक्नोलॉजी सबसे आगे, यहाँ पर ऑफकोर्स यहाँ पर एक इम्पैक्ट न्यूज बेस है जो कि नजर आ रही है। सिटी यूनियन बैंक, सीजी कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स हैं। IRCTC नतीजों से पहले परफॉर्म कर रहा है। वहीं कोफोर्ज और आरती इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स भी हैं जो कि अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। अदानी टोटल गैस, कुछ इस पर अपनी राय दीजिए। करीब 5% की अपटिक यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मिड कैप स्पेस में वन ऑफ द परफॉर्मर्स अदानी टोटल पर नजरिया क्या होगा? जी हाँ, देखिए
इसका अगर मैं मोमेंटम देखूं तो काफी पॉजिटिव है। एक अच्छे रनअप के बाद स्टॉक ने पिछले कुछ समय से एक कंसोलिडेशन का पैटर्न बनाया है, और इसमें अगर हम रेजिस्टेंस लेवल्स की बात करें तो यही 2550-2600 के जो लेवल्स हैं इसी के आसपास स्टॉक का रेजिस्टेंस है। काफी बार स्टॉक ने इस लेवल पे रेजिस्टेंस लेके एक डाउन ट्रेंड दिखाया है। ये एक कहीं ना कहीं स्टॉक के लिए एक चैलेंजिंग लेवल बन गया है। मैं यहाँ पे फिलहाल बाय की सलाह नहीं दूंगा, बिकॉज स्टॉक में जिस तरीके के पैटर्न बन रहे हैं काफी साइडवेज हैं। एक ब्रेकआउट अगर आता है और 2600 के ऊपर ये स्टॉक क्लोजिंग देके ट्रेड कर रहा है या रादर क्लोजिंग देता है आज, तब इसमें एक अपसाइड ओपन अप हो जाएगा टू 2750 लेवल्स जो स्टॉक के रिसेंट हाइज रहे हैं। एक ज्यादा दूर नहीं है, 12-15 पॉइंट की बात है, बट अगर उस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है तब इस स्टॉक में बाय करिए। अपसाइड जो है वो आपके लिए यहाँ से 150 पॉइंट्स का हो जाएगा, और 2550 के आसपास के जो लेवल्स हैं इनको आप स्टॉप लॉस बना के चल सकते हैं। यहाँ पे ऑफ आपके लिए काफी फेवरेबल रहेगा, बट जस्ट फॉर सम टाइम थोड़ा वेट करिए। 2600 के ऊपर की क्लोजिंग पे इसे इनिशिएट करिए। ओके, 2600 के ऊपर के लेवल्स आने पर इस पर एक बार फिर से राय ली जाएगी। लेकिन इस बीच टाटा मोटर्स पर राजेश जी आपकी राय जानना चाहूंगी। दिन भर ये स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म कर दिखाया, एक स्टेबल मोमेंटम इस स्टॉक में देखने को मिली और वो मोमेंटम बिल्कुल कायम रही है। करीब 3% के अप मूव्स जो हैं अब भी कायम हैं 442 के स्तर पर। क्या लगता है इन स्तरों पर टाटा मोटर्स में क्या करना चाहिए? तो एक करेक्शन के बाद ये फोर्थ कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं स्टॉक के, और जिस तरीके से वीकली सेटअप अब यहाँ पे पेन आउट हो रहे हैं, हमें लगता है 460 इसके लिए एक इमीडिएट लक्ष्य है। अगर वो लेवल को क्रॉस कर पाता है तो फिर स्टॉक में 480 तक की भी जगह बनते हुए दिखेगी। तो ओवरऑल पूरा ऑटोमोबाइल पैक में जिस तरीके से मोमेंटम बन रहा है, हमें लगता है बने रहना चाहिए स्टॉक में। 430 के आसपास का स्टॉप लॉस रख लें। अपसाइड के टारगेट 455-460 तक के हमें लगता है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आते हुए दिख सकते हैं। बिल्कुल। श्रीकांत जी, टाइटन पर एक बार नजरिया दीजिए। टाइटन आज हम देख रहे हैं अभी भी फिलहाल बाजार में निफ्टी 50 कैटेगरी में सबसे आगे स्टॉक परफॉर्म करता हुआ। आई थिंक आज शो की शुरुआत में हमने इसे डिस्कस भी किया था। टाइटन में अच्छी तेजी के बीच ट्रेड्स नजर आ रहे हैं, आपकी राय क्या होगी? बिल्कुल, तो इनफैक्ट एक काफी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न बना है। अभी थोड़ी देर पहले खुश ने भी इसे कवर किया था, और हमें लगता है कि बिल्कुल ये स्टॉक 2300 से लेकर 2350 के लेवल्स दिखा सकता है। काफ़ी बड़े फॉल के बाद एक रिबाउंड बना है, और इनफैक्ट अगर आप देखें तो काफ़ी वैल्यू स्टॉक्स में या तो जो गुड क्वालिटी कंपनीज है वहाँ पे बाइंग जनरेट हो रही है, और इसी वजह से हमें लगता है कि ये स्टॉक भी उसी कॉन्टेक्स्ट में या उसी कैटेगरी में आता है। तो करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि इसे बिल्कुल लॉन्ग कर सकते हैं। थोड़ा पोजिशनल व्यू रखें, क्योंकि वेरी शॉर्ट टर्म में स्टॉक चल चुका है, थोड़ा स्टॉक रिएक्ट भी हो सकता है, लेकिन इवेंचुअली हमें लगता है 2350 के लेवल्स बिल्कुल दिखा सकता है। चलिए, बाजार पॉजिटिव क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ, क्लोजिंग कैसी हो रही है सीधा समझते हैं प्रियंका से ऑन दी वॉल। प्रियंका, बताएं। बिल्कुल, शुक्रिया मानसी। देखिए, आज क्लियरली आपको एक गैप अप देखने को मिला। सबसे बड़ा चैलेंज पहले ये आ रहा था कि 16600 के ऊपर बाजार सस्टेन होता है या नहीं, और 16600 के ऊपर बाजार सस्टेन हुआ। क्लोजिंग भी आप नियरली 16670 के पास देख रहे हैं। तो क्लियरली जितने भी शॉर्ट्स थे सिस्टम में वो आज जो बियर्स है वो जरूर आज ट्रैप हुए हैं। बैंक निफ्टी ने भी हालांकि परफॉर्म किया, लेकिन थोड़े से गेन जरूर। लेकिन जो आपको स्ट्रेंथ आज निफ्टी पे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स से देखने को मिली है, रियलिटी स्पेस से देखने को मिली है। बैंकिंग स्पेस का कंट्रीब्यूशन हालांकि आज इतना नहीं दिख रहा है, लेकिन जितना कंट्रीब्यूशन आपको टेक्नोलॉजी और रिलायंस जैसे हैवी वेट से देखने को मिल रहा है, उससे क्लियरली आज आपको अक्रॉस द सेक्टर्स बाइंग दिख रही है। ब्रॉड बेस्ड ये रैली है, मिड कैप स्मॉल कैप भी परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आईटी, पीएसयू, बैंक, इंफ्रा और ऑटो, ये 4 लीडिंग सेक्टर्स हैं जिन्होंने बाजार में आज जो बाजार के बड़े गेनर्स रहे हैं। एक बार एफएनओ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। आज क्लियरली रिजल्ट इंपैक्ट बहुत ज्यादा बाजार पर देखा। न्यूज बेस्ड इंपैक्ट स्टॉक्स ने चाल दिखाई है 10% तक। कुछ काउंटर्स जो यहाँ बात करनी होगी। जुबिलेंट फूड में हमने देखा मैनेजमेंट चेंज की न्यूज आई और उसके बाद स्टॉक 10% तक की मूव्स के साथ बंद हो रहा है। डिक्सन टेक में नंबर्स आए, आज शाम को एनालिस्ट कमेंट्री भी होगी, उसमें देखना होगा क्या निकल कर आता है। नंबर्स का इंपैक्ट आपने क्लियरली देखा 9.5%। सीयूबी के नंबर्स आए थे ओवर द वीकेंड, वहाँ ये थर्ड टॉप गेनर है। आईआरसीटीसी के नंबर्स आने हैं और उसे बाजार एंटिसिपेट कर रहा है, शायद अच्छे आएंगे जब भी आप इस तरह की मूव्स देख रहे हैं आईआरसीटीसी में। पीईएल हमने देखा था कि शुक्रवार को वहाँ एक बड़ा डेंट देखने को मिला था, तो एक टेक्निकल बाउंस बैक की तरह इसे देखना चाहिए। यहाँ पर आपको बड़े मूव्स दिख रहे हैं और यही इसी तरह का डीएलएफ के नंबर्स के बाद में शॉर्ट पोजीशन हुई थी जो यहाँ कवर हुई है।
क्रॉम्पटन भी आपको रिजल्ट का इम्पैक्ट दिख रहा है और साथ ही यूएसएल में जिस तरह से कमेंट्री एक बड़ा रीजन रहा है, तो क्लियरली न्यूज बेस्ड इम्पैक्ट आपको स्टॉक्स पे दिखाई दे रहा है। ब्रॉड बेस अक्रॉस द सेक्टर ये रैली देखने को मिली है, लेड मेजरली बाय लार्ज कैप टेक्नोलॉजी। पीएसयू बैंक ने कंट्रीब्यूट बहुत अच्छा किया, हालांकि सारे एचडीएफसी स्पेस में आप देखेंगे तो वहाँ बॉयंसी है, लेकिन आज इतनी बड़ी बाइंग आपको नहीं दिख रही है। लेकिन जितना निफ्टी को इंडेक्स के तौर पे मैनेज आज रिलायंस ने और दूसरे स्पेसेस ने किया है। लेकिन जाहिर तौर पर आप कॉल्स ट्रैक कर रहे हैं, चाहे एचडीएफसी बैंक हो, एचडीएफसी लिमिटेड हो, एचडीएफसी एएमसी हो या एचडीएफसी लाइफ हो। सो यहाँ क्लियर सिग्नल्स है कि स्टॉक्स इस वक्त अच्छा रिएक्ट कर रहे हैं और पॉजिटिव हैं और ऊपर का मोमेंटम आप पॉसिबली देख पा रहे हैं। अब जो बड़ा लेवल एक बड़ी रेजिस्टेंस जिसे एक्सपर्ट मान रहे हैं वो 16,800 है, जिसके लिए बाजार अब नेक्स्ट लेग ऑफ रैली दिखा सकता है। सो ओवरऑल बाजार में आज अक्रॉस द सेक्टर्स बाइंग देखने को मिली। एक अच्छा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ बाजार ने गैप अप के साथ दिखाई और गैप अप होने के बाद लगभग 100 पॉइंट के ऊपर तक भी बाजार ने सस्टेन किया है। इसी के साथ शो को फिलहाल यहीं समेटते हैं। हमारे सारे एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने आज समय दिया और ये सारी पिक्स हमसे शेयर की। कल सुबह फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन इकोनॉमी पे, बिजनेस जगत पे, कॉर्पोरेट जगत से सारी खबरों का एक्शन लगातार ET Now स्वदेश पे बना हुआ है, कहीं मत जाएगा।